आज के इस विश्लेषण में चर्चा होगी एक बेहद जरूरी दस्तावेज की। जरा कल्पना करते हैं एक ऐसी स्थिति की, सालों की कड़ी मेहनत, रातों की नींद कुर्बान और मोटी मोटी किताबें पढ़कर मास्टर डिग्री हासिल कर ली गई। तैयारी बिल्कुल 100% है, लेकिन अचानक एक दिन ईमेल आता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यह सिर्फ एक आम दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसी जटिल भूल भुलैया है जिसमें अगर बिना सही जानकारी के कदम रखा तो फंसना बिल्कुल तय है। तो चलिए थोड़ा गहराई से इसमें उतरते हैं। ये वाकई किसी डरावने सपने जैसा लगता है। बरसों की तपस्या और बाहर होने की वजह क्या थी? बस एक गलत बॉक्स पर टिक करना या कैटेगरी गलत चुन लेना। मतलब एक छोटी सी गलती और सारी मेहनत पर एक सेकंड में पानी फिर गया। और सबसे बड़ी बात, ये कोई कहानी नहीं है, ये हर साल हजारों कैंडिडेट्स की कड़वी सच्चाई है। आज के वक्त में तो एग्जाम हॉल तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। आज की इस चर्चा के 5 मुख्य पड़ाव होने वाले हैं। पहला, द यूजीसी नेट चक्रव्यूह। दूसरा, करेक्शन विंडो का असली सच। तीसरा, योग्यता और उम्र के नियम। चौथा, फीस और एंग्जाइटी मोनेटाइजेशन, यानी घबराहट का बाजारीकरण। और आखिर में द एग्जाम बिफोर द एग्जाम। हम इन 5 अलग अलग परतों को एक एक करके डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले चरण से, द यूजीसी नेट चक्रव्यूह। अक्सर यही लगता है ना कि इस सरकारी एग्जाम्स के नियम बिल्कुल सीधे और आसान होंगे, लेकिन सच कहूं तो इस भूल भुलैया को पार करने के लिए सबसे पहले इसके रचयिताओं को समझना पड़ेगा। इस एग्जाम को समझने के लिए सबसे पहले 2 भारी भरकम शब्दों को समझना जरूरी हो जाता है। एक तरफ है एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसे एक टेक्निकल इंजन की तरह देखा जा सकता है, जिसका काम है बिना किसी गड़बड़ी के पूरे देश में एग्जाम आयोजित करवाना। और दूसरी तरफ है यूजीसी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये वो संस्था है जो तय करती है कि हायर एजुकेशन और प्रोफेसर बनने के असली नियम क्या होंगे, इसका एकेडमिक विजन क्या होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो एनटीए सिर्फ एग्जाम लेता है, लेकिन नियम और शर्तें पूरी तरह से यूजीसी की चलती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी परत की तरफ, करेक्शन विंडो का सच। चलिए देखते हैं कि इस तथाकथित सुधार की खिड़की के पीछे का असली लॉजिस्टिकल खेल क्या है। इस पूरे क्रम में टाइमलाइन का तेजी से सिकुड़ना सच में बहुत दिलचस्प है। 29 अप्रैल से एप्लीकेशन शुरू होते हैं, आज 10 मई है और आखिरी तारीख है 20 मई। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, 20 मई को फॉर्म बंद होते हैं और ठीक उसी दिन यानी 20 से 24 मई तक करेक्शन विंडो खोल दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिस्टम की कोई बहुत बड़ी मेहरबानी है? आखिरी तारीख से सीधे करेक्शन विंडो पर शिफ्ट होना थोड़ा अजीब नहीं लगता? इस अजीब से बदलाव का जवाब इंसानी फितरत में छिपा है। मान लीजिए इस एग्जाम के लिए कुल 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर ही कुछ ऐसा है कि इनमें से लगभग 30% यानी करीब 3 लाख लोग आखिरी 2 दिनों का इंतजार करेंगे। और जब इतने सारे लोग एक साथ सर्वर पर टूट पड़ते हैं तो क्या होता है? सर्वर डाउन, पेज क्रैश, और इस पूरी हड़बड़ाहट में स्पेलिंग मिस्टेक्स या सब्जेक्ट कोड गलत भरने जैसी बड़ी गलतियां होती हैं। इसीलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि यह करेक्शन विंडो सरकार की तरफ से कोई छूट या मेहरबानी बिल्कुल नहीं है। असल में यह एक इमरजेंसी प्रेशर वाल्व की तरह काम करता है। अगर एनटीए सुधार का यह मौका नहीं देगा तो उन्हें ऐसे लाखों फॉर्म प्रोसेस करने पड़ेंगे जिनमें आधी जानकारी गलत भरी हुई है। तो 20 से 24 मई का यह वक्त सिस्टम का कचरा साफ करने का एक अनिवार्य बफर है, ताकि जून के बाकी काम बिना किसी देरी के एकदम टाइम पर होते रहें। चलिए अब इस चक्रव्यूह के थोड़े और गहरे हिस्से में चलते हैं, योग्यता और उम्र के नियम। आखिर कौन इस एग्जाम को देने के काबिल है और इन नियमों के पीछे की सोच क्या है? यहां एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। पहले क्या होता था, इस एग्जाम तक पहुंचने में 5 साल लग जाते थे, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का मास्टर्स। तब तक एक विद्यार्थी की उम्र करीब 25 साल हो जाती थी। लेकिन नए नियमों ने सब बदल दिया। अब एक 22 साल का युवा जिसने 4 साल की इंटीग्रेटेड बैचलर्स डिग्री की है, वो भी इसके लिए योग्य है। यानी सिस्टम ने एक 25 साल के स्टूडेंट और एक 22 साल के युवा को बिल्कुल एक ही स्टार्टिंग लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया है। और यह कोई गलती से नहीं हुआ है, यह पूरी तरह से जानबूझकर किया गया है। यह भारत की शिक्षा नीति में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। 4 साल की बैचलर्स डिग्री का आखिरी साल अब पूरी तरह से रिसर्च पर फोकस्ड होता है। असल में सरकार अब तेजस्वी दिमागों को जल्दी आगे लाना चाहती है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बराबरी करने की एक कोशिश है, ठीक वेस्टर्न मॉडल्स की तरह, जहां बैचलर ग्रेजुएट्स सीधे पीएचडी प्रोग्राम्स में एंट्री ले लेते हैं।
और यही चीज बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि उम्र की सीमा के पीछे कितनी गहराई से सोचा गया है। एक तरफ जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आखिरी उम्र 31 साल तय की गई है, पर वहीं दूसरी तरफ नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं। अब सोचने वाली बात है ना कि अगर पढ़ाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती तो फिर ये 31 साल का स्ट्रिक्ट रूल क्यों? इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है फंडिंग। जेआरएफ असल में सरकार का एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। सरकार युवा रिसर्चर्स को इसीलिए आर्थिक सुरक्षा देती है ताकि वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर लगा सके। एक 25 साल का युवा अगले 30-35 सालों तक देश को अपनी सेवाएं दे सकता है, वहीं एक 41 साल के व्यक्ति के पास एक्टिव करियर के काफी कम साल बचते हैं। दूसरी तरफ नेट का मकसद प्रोफेसर चुनना है और पढ़ाने में एक व्यक्ति का प्रैक्टिकल और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एसेट होता है, इसीलिए वहां उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। अब हम चलते हैं इस भूल भुलैया की सबसे खतरनाक परत पर, फीस और एंजाइटी मोनेटाइजेशन। ये वो पॉइंट है जहां सरकारी कागजी कार्रवाई और आज की डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी का आपस में टकराव होता है। यहां आर्थिक दांव वाकई बहुत ऊंचे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी 1150 रुपए है। एक आम स्टूडेंट के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं होती। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फॉर्म भरते वक्त कोई छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या अनजाने में गलत कैटेगरी चुन ली जाए तो फॉर्म रिजेक्ट, और ये पूरी की पूरी फीस नॉन रिफंडेबल होती है। पैसे गए पानी में। और ठीक यहीं से एक नया खेल शुरू होता है। नोटिफिकेशन का समरी बनाने वाले कई डिजिटल क्रिएटर्स क्या करते हैं, वो अपनी पूरी इंग्लिश प्रेजेंटेशन के बीचों बीच देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में लाल रंग की एक वार्निंग छुपा देते हैं। फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल रूल्स जरूर पढ़ें। अब ये किसी स्टूडेंट की भलाई के लिए नहीं है, ये असल में एक साइकोलॉजिकल ढाल है, एक तरह का लीगल बचाव, ताकि अगर किसी के 1150 रुपए डूब जाएं तो वो आसानी से कह सकें कि भाई हमने तो पहले ही चेतावनी दी थी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि जिसे हम इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं ना, वो असल में एंजाइटी मोनेटाइजेशन है, यानी घबराहट का बाजारीकरण। ये पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स के डर, उनके पैनिक और आखिरी तारीख के प्रेशर को व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स में तब्दील कर देता है। 80 पन्नों का सरकारी नोटिफिकेशन पढ़ना किसी के लिए भी सिरदर्द हो सकता है, और डिजिटल इकोनॉमी ठीक इसी डर से मुनाफा कमाती है। आज के वक्त में करियर की इतनी जरूरी जानकारी नोटिस बोर्ड से हटकर इस अटेंशन इकोनॉमी का हिस्सा बन चुकी है। ये डिजिटल मिडलमैन भारी सरकारी भाषा को आसान तो बनाते हैं, पर इसके बदले में सीरियस करियर डेटा को लाइक और सब्सक्राइब के चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म की हड़बड़ी उनके लिए मुनाफा है और फॉर्म रिजेक्ट होने पर जिम्मेदारी उनकी जीरो। असल में तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स अनजाने में ही इनके कस्टमर बन जाते हैं। इन सभी पहलुओं को समझने के बाद अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, द एग्जाम बिफोर द एग्जाम। आखिर इस पूरे चक्रव्यूह का निचोड़ क्या है? सच कहूं तो बस एग्जाम हॉल के अंदर बैठने की जगह पाने के लिए ही किसी को 5 मुश्किल बाधाओं से गुजरना पड़ता है। पहले सरकारी भाषा को डिकोड करना, फिर योग्यता के तरकीबों को समझना, अपनी मोटी फीस को सेफ तरीके से भरना, इंटरनेट पर फैली भ्रामक जानकारी से बचना, और आखिर में बिना एक भी गलती किए टाइम पर फॉर्म सबमिट करना। ये प्री एग्जाम प्रोसेस ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या असली चुनौती एग्जाम वाले दिन उस पेपर को सॉल्व करना है, या फिर असली चुनौती सरकारी और डिजिटल भूल भुलैया में खुद को बचाकर आगे बढ़ना है? पता नहीं कितने ही शानदार और काबिल दिमाग जो बेहतरीन रिसर्चर या प्रोफेसर बन सकते थे, वो सिर्फ इसीलिए पीछे छूट जाते हैं क्योंकि वो इस जटिल सिस्टम को पार नहीं कर पाते। ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए और चीजों को गहराई से समझते रहिए।